और अब बात कर लेते हैं जनगणना की। जी हां, देश में जनगणना कराने से संबंधी अधिसूचना आज आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। अधिसूचना के साथ ही देश में जनगणना की औपचारिक प्रक्रिया की भी शुरुआत हो जाएगी। जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी। जनगणना ये 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 1 फरवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा, जबकि जो होगा वो फरवरी 2027 के अंत तक संपन्न होगा। जनगणना की प्रक्रिया पहाड़ी और बर्फीले राज्यों जैसे हिमाचल और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। जनगणना 2 चरणों में से पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। इसमें प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में जनगणना में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी जो है वो इकट्ठा की जाएगी। फील्ड में डोर टू डोर जनगणना कराने के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले यानी कि सर्वेयर और सुपरवाइजर ये लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डेटा को इकट्ठा करेंगे। और इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात होंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर इसका पूरा डेटा बनाने तक का काम करेंगे। आज इस अधिसूचना के जारी होने से पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ी एक समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में हुई इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो शामिल हुए। ये जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और देश की आजादी के बाद से देखा जाए तो ये 8वीं जनगणना है। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी इस बार उपलब्ध कराया जाएगा। जनगणना से जुड़े तमाम डेटा, उनकी निजता और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। तो खास बात यह, इस बार जाति गणना भी होगी। आज से जनगणना की यह प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनगणना है क्या। तो देश के लोगों से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा 10 साल के अंतराल में एक विशेष समय पर एकत्रित किया जाता है। डेटा लोगों से संबंधित डेटा संकलित, विश्लेषण और प्रसारित करने की प्रक्रिया होती है। भारत में जनसंख्या जनगणना करना सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य योजनाकारों और शोध विद्वानों, प्रशासकों के लिए सबसे समृद्ध और एकमात्र स्रोत है। तो देश के लोगों से संबंधित जो जनसांख्यिकी है ये 10 साल के अंतराल में एक विशेष समय पर डेटा के जरिए इसको एकत्रित किया जाता है। ऋषि कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, आजाद भारत में देखा जाए तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि जनगणना के साथ साथ इस बार जाति जनगणना भी होगी, जिससे कहीं ना कहीं तमाम जातियां जो कि कहीं ना कहीं पिछड़ी रह गई हैं उनका पता लगेगा। उनके लिए नीति निर्धारित करने में, कहीं ना कहीं उनके लिए विकास योजनाएं किस प्रकार से बनानी है, उनको विकास के सही पायदान पर कैसे ले जाना है, इसको करने के लिए कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण पल है और इसे ऐतिहासिक भी कहा जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि आज़ाद भारत में जो जाति जनगणना है उसकी ये पहली जनगणना होगी जिसमें सभी जातियों की जनगणना होने वाली है। मोदी सरकार ने इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए इस बात को रेखांकित किया पिछले कुछ ही समय पहले कि हम देश में जाति जनगणना कराने जा रहे हैं। 1931 में जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद सभी आंकड़े उसी आधार पर अब तक तय माने जाते हैं। हालांकि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनगणना है वो सभी जनगणनाओं में शामिल रही। अगर इसके इतिहास को देखें तो 1861 से 71 के बीच में पहली बार इसको शुरू किया गया था और 1931 तक लगातार हुआ जो जातिगत जनगणना देखी गई। उसके बाद देश के नीति निर्धारकों ने माना कि हमें जाति की जनगणना की ज़रूरत नहीं है और जाति आधार पर जो भी चीज़ें हैं उसको हम अलग रूप में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देश में राजनीतिक माहौल बना
और जो ज़रूरत महसूस हुई कि अलग अलग जातियाँ किस पायदान पर हैं, अगर उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है तो उनके आंकड़े मिलना ज़रूरी हैं। और इसमें अगर हम देखें तो 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें तकरीबन 450 यानी कि 485 के आसपास जातियां उस समय पाई गई थीं। तो इस समय जातियों का स्तर क्या है, क्या जातियां समाप्त कुछ हुई हैं या कुछ नई जातियां जन्म ली हैं, तो ये बहुत सारे आंकड़े हैं जो जातिगत जनगणना के माध्यम से आगे आएंगे। और जो विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का अब तक कितनी जातियां किस पायदान तक आज़ाद भारत में पहुंची हैं, हम कितने सफल हुए हैं, इस सब का भी आंकड़ा हमें मिलेगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस जनगणना के माध्यम से जो हमारा डेटाबेस तैयार होगा, जिसमें कि हमारा जनसांख्यिकी विभाग भी शामिल होगा, और इस डेटा के माध्यम से हम एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है। और इस ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से हमें कैसे किस दिशा में काम करना है और इस ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या काम करना है, इन दोनों को रेखांकित करना आसान होगा। और हम जानते हैं कि हालांकि ये जनगणना पहले होनी थी लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने जो फैसला लिया है, बहुत ही विस्तारित तरीके से इस जनगणना को संपन्न कराया जाएगा। और जो गृह मंत्रालय है इसके लिए एक नोडल मंत्रालय है जो जिसके की देखरेख में संपन्न होता है। इसके साथ जुड़े हुए जो तमाम विभाग हैं वो इसको संपन्न कराते हैं। और इसके लिए हमारे पास तय पहले से कानून है, जो कि जनगणना से संबंधित 1948 का जो कानून था उसमें कि हालांकि बीच बीच में संशोधन हुए, लेकिन उसी कानून के आधार पर हम ये जनगणना कराने जा रहे हैं। और वो कानून कहता है कि कई मायनों में देखा जाए तो काफी कुछ जो है अलग भी है, जैसे स्वगणना का भी इसमें जो है प्रावधान है। साथ ही साथ डिजिटल तकनीक को शामिल किया गया है, डिजिटल माध्यम से आपके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी इसमें जो है सहयोग लिया जाएगा। तो किस तरह से इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से आप देख पाते हैं? देखिए, डिजिटलाइजेशन देश का बहुत बड़ा अभियान है और इस अभियान को जनगणना में शामिल करना हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। इसके माध्यम से जितने भी आंकड़े होंगे, एक तो इजी टू एक्सेस हो जाएगा और उन आंकड़ों के माध्यम से एक तो उन आंकड़ों को जुटाना आसान होगा, फास्ट हो जाएगी प्रोसेस, और वो आंकड़े किस किस प्लेटफॉर्म पर सरकार उपलब्ध करा सकती है, इसको उपलब्ध कराना बहुत आसान होगा। अभी तक जितने भी आंकड़े हुआ करते थे, सांख्यिकी मंत्रालय के माध्यम से, सांख्यिकी विभाग के मंत्रालय से उनको एकत्रित किया जाता है, उनका कंपाइलेशन होता है और उसके बाद उसका वर्गीकरण किया जाता है और एक बाद में उसका विश्लेषण किया जाता है। ये सभी विश्लेषण जब हम देखेंगे कि डिजिटल रूप में अवेलेबल हैं, तो किसी भी योजना को बनाते समय और किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते समय उसका सरलीकरण होगा और उन आंकड़ों को आसानी से देखा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे भी इस पर आपसे और जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।